इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। वक्त तो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के उद्घाटन को राज्य के लिए बताया बड़ी उपलब्धि। कहा कि इस परियोजना से कनेक्टिविटी होगी और मजबूत। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने महिला आरक्षण को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं में महिला की 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया का किया स्वागत। पर्यटन नगरी मसूरी में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह 2026 के तहत फायर सर्विस ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को आग से बचाव के प्रति किया सतर्क। सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित अस्पताल, जागरूक समाज, मिलकर रोकें आग थीम के साथ हुई अभियान की शुरुआत। जनपद गोंडा में सरकार के टीईटी फरमान के विरोध में अखिल भारतीय शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। जुलूस निकालकर की अपनी नाराजगी जाहिर। सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की उठाई मांग। हापुड़ के बहादुरगढ़ में नेताजी के बिगड़े बोल, किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप सिंह के बयान को लेकर चल रहे विवाद को बीजेपी के पूर्व मंत्री मदन चौहान के अभद्र भाषण ने और भड़काया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के उद्घाटन को राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से यात्रा समय में काफी कमी आएगी और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में जहां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है, अब उतना ही समय देहरादून से दिल्ली में लगेगा। सीएम धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तराखंड के विभिन्न तीर्थ स्थलों का जिक्र किया है, जिससे राज्य के पर्यटन और धार्मिक महत्व को भी बढ़ावा मिलेगा। कल जो देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो शुभारंभ हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है, वो केवल देहरादून दिल्ली से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि पूरे देश से जुड़ने का जो हमारा समय है वो बहुत कम हो गया है। और एक तरह से मैं कहूँ कि जैसे एनसीआर रीजन है, उसी में बहुत सारी जगह पर 2.5-3 घंटे लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। यानी अगर कोई नोएडा या गाजियाबाद में है तो उसको गुड़गांव जाने तक 2-2.5-3 घंटे का समय लग जाता है। उतने ही समय में देहरादून से दिल्ली हम सब पहुंच जाएंगे। तो ये कहीं न कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार का, हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से जो विशेष लगाव है, विशेष यहाँ के विकास की जो चिंता है, उसका स्पष्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने कल के अपने संबोधन में हर एक उस स्थान का जिक्र किया, उस स्थान की ब्रांडिंग की पहले से जो करते आए हैं, चाहे वो बाबा केदार का धाम हो, चाहे वो माणा गांव हो, चाहे वो सीमांत क्षेत्र पार्वती कुंड आदि कैलाश हो, गुंजी हो, या मंदाराजात हो, देहरादून का समतला देवी हो, टाटकाली मंदिर में उन्होंने स्वयं दर्शन किए हैं। अगले साल जो होने वाला भव्य कुंभ है, उसके बारे में उन्होंने चिंता की। शीतकालीन यात्रा का उन्होंने विशेष उल्लेख किया है और हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं कि शीतकालीन यात्रा में उनके आने के बाद जो संख्या हमारी नाम मात्र की होती थी और शीतकाल में पूरी तरह से यात्रा बंद हो जाती थी, वो शीतकाल की यात्रा प्रारंभ हुई। और प्रारंभ ही नहीं हुई, इस वर्ष 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग अभी तक आ चुके हैं और मुझे लगता है कि ये संख्या 2 लाख के लगभग हमारी पहुंच जाएगी 19 तारीख तक। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया का स्वागत किया, लेकिन इसके साथ ही कई अहम सवाल भी उठाए। बसपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से महिलाओं को उनकी आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण देने की मांग करती रही, लेकिन अन्य राजनीतिक दल अपने अपने स्वार्थ के चलते इस पर सहमत नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से SC, ST और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना है कि अगर इन वर्गों के लिए अलग प्रावधान नहीं किया गया तो उन्हें महिला आरक्षण का पूरा लाभ मिल पाना मुश्किल होगा। और अब जिस खास मकसद से आज मैंने मीडिया बंधुओं को बुलाया, वो है महिला आरक्षण का अति महत्वपूर्ण मामला, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कल से संसद का 3 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया हुआ है। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि देश में बहुजन समाज में से
खासकर SC, ST व OBC समाज के हित व कल्याण की तरह ही महिला सशक्तिकरण आदि की बातें भी तो बहुत की जाती हैं, किंतु सही नियत नीति एवं मजबूत इच्छा शक्ति के अभाव के कारण इस पर ईमानदारी से अमल शायद ही कभी ठीक ढंग से हो पाया है। इसी का नतीजा है कि कमजोर वर्गों के लोगों की तरह ही महिलाओं के विरुद्ध भी जुल्म, जाति एवं शोषण, अत्याचार आदि की जघन्य घटनाएं आज भी सही से रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और इसलिए हमारी पार्टी BSP देश की सर्व समाज की महिलाओं को उनके आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण देने की मांग लगातार करती आ रही है, लेकिन जिसे कोई भी पार्टी अपने अपने स्वार्थ व मजबूरियों के कारण मानने को कतई भी तैयार नहीं दिखती हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। पर्यटन नगरी मसूरी में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह 2026 के तहत फायर सर्विस ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को आग से बचाव के प्रति सतर्क किया। सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित अस्पताल और जागरूक समाज मिलकर रोके आग थीम के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के मौके पर फायर अधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में फायर स्टेशन से मालिंगा चौक तक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान लोगों को बताया गया कि छोटी सी आग भी समय पर काबू न पाने पर बड़ा हादसा बन सकती है। फायर टीम ने आमजन को समझाया कि आग लगने के शुरुआती मिनट सबसे अहम होते हैं। मौके पर मौजूद लोग तुरंत मिलकर आग को बुझाने का प्रयास करें, पानी, रेत या कंबल का इस्तेमाल करें और बिना देरी किए 112 नंबर पर सूचना दें। अग्निशमन विभाग ने संस्थानों के लिए भी जरूरी गाइडलाइन जारी की। स्कूलों के लिए पुराने बिजली तार और खराब स्विच तुरंत बदले, आपातकालीन निकास द्वार हमेशा खाली रखें, अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के पास ज्वलनशील पदार्थ न रखें, स्टाफ को फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की ट्रेनिंग दें, मरीजों को सुरक्षित निकालने की विशेष व्यवस्था रखें। कार्यक्रम की शुरुआत में मुंबई अग्निकांड में शहीद अग्निशमन कर्मियों को भी श्रद्धांजलि दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इसी घटना के बाद से पूरे देश में ये सप्ताह मनाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। आज हमारा 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारा 14 अप्रैल आज के दिन 14 अप्रैल 1944 को एक मुंबई में जो बंदरगाह पे वो घटना हुई थी, उसमें हमारे फायर सर्विस के 66 जवान 66 जवान शहीद हो गए थे, जिनके उपलक्ष्य में आज के दिन 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह दिवस मनाया जाता है, जिसमें अग्नि से बचाव संबंधी, सुरक्षा संबंधी सभी को जन जागरूकता अभियान के तहत दिया जाता है। और स्थानों पर डेमोन्स्ट्रेशन और स्कूलों में भी डेमोन्स्ट्रेशन, बच्चों को शिक्षा और जितने भी बड़े हैं उनको एक्सटिंग्विशर वगैरह ये सब फायर से बचाव संबंधी सभी जानकारी दी जाती है हमारे फायर सर्विस विभाग। फायर सर्विस से फायर स्टेशन मसूरी से सीधा किंग क्रैग होते हुए सीधा हम पूरे जितने भी हमारा मार्केट का एरिया होता है, जितना मसूरी क्षेत्र फायर स्टेशन का एरिया है, सभी में हम निकालेंगे। सारी होती रहती हैं। हमें स्कूलों में भी और जितने भी हमारे बैंक हैं या हमारे हॉस्पिटल हैं, सभी में हम सुरक्षा से बचाव संबंधी डेमोन्स्ट्रेशन और उनको प्रशिक्षण देते रहते हैं। सभी यही अपील करना चाहते हैं कि किसी भी आपात स्थिति में पैनिक ना हो और घबराए नहीं, और तुरंत डायल 112 या फायर सर्विस का नंबर 101 या फायर स्टेशन मसूरी का 2630 101 या 2632 पे तुरंत डायल करें, जिससे कि सहायता तुरंत समय से उपलब्ध हो सके। अगर आग लग जाती है तो कोई प्रिकॉशन पहले आप लोगों के आने से पहले करनी चाहिए लोगों को? जी, जैसे कि अगर देखो कोई भी अगर आग लगती है तो वो छोटी उसमें लगती है, छोटी स्थिति में, तो उसको समय रहते कंट्रोल किया जा सकता है। अगर जागरूकता हो तो जैसे पानी से या कोई डीजल की उसमें तेल की आग हो तो उसको भीगे हुए कपड़े से ढक के उसको आग को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे ही आग लगती है तो पब्लिक क्या होती है, पैनिक हो जाती है एकदम, तुरंत एकदम अफरा तफरी मचती है, तो वो क्या होते हैं, भाग जाते हैं। तो वही छोटी जो आग होती है वो बड़ा रूप ले लेती है। तो इसलिए जैसे समय रहता है अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो वहीं पे रोका जा सकता है। रामनगर में फायर ब्रिगेड विभाग के अग्नि सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ एसपी आरजी मठपाल ने किया। इस दौरान उन्होंने विभाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और अग्निशमन वाहनों की जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामनगर फायर ब्रिगेड परिसर में आयोजित कार्यक्रम में एसपी रेवाधार मठपाल ने बताया कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई में हुए भीषण अग्निकांड में करीब 1300 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 67 फायर कर्मी भी शहीद हुए थे। उन्हीं की स्मृति में हर वर्ष 14 अप्रैल से अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान शहीद फायर कर्मी
पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इसके बाद अग्निशमन वाहनों की रैली को हरी झंडी दिखाकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर अग्निशमन अधिकारी गोपाल सिंह रावत ने बताया कि अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत क्षेत्र में विभिन्न जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से लोगों को आग से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। ये अग्निशमन सेवा सप्ताह बेसिकली जो फायर सर्विस कर्मी 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे में एक ब्लास्ट हुआ था, उसमें लगभग 800 से 1320 लोग एक्सपायर कर गए थे और 80,000 लोग बेघर हो गए थे। और उसमें जिन फायर सर्विस कर्मियों ने अपने जीवन की आहुति दी थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये आयोजित किया था। पहले हमने उनको श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि के बाद पूरे बाजार क्षेत्र में शहर के लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम करते हुए कि आप अग्नि से हम कैसे अपने को सुरक्षित रखते हैं और दूसरे को सुरक्षित रखते हैं, उसका तरीका लगातार जो फायर सर्विस कर्मी है वो अभी रोड पर निकलेंगे और रोड पर जाके लोगों को अवेयर करेंगे। अगली खबर गोंडा से है। जनपद गोंडा में सरकार के टीईटी फरमान के विरोध में अखिल भारतीय शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने जुलूस निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। गोंडा में बीएसए ऑफिस रामलीला मैदान से शुरू हुआ ये विरोध जुलूस जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा, जहां शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपने की कोशिश की। हालांकि मौके पर नगर मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा ने ज्ञापन स्वीकार किया और उनकी मांगों पर हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की मुख्य मांग है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। इसके लिए सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक धरना प्रदर्शन में शामिल रहे और सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। देखिए संवाददाता तुषांक शुक्ला की ये रिपोर्ट। हाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा, शिक्षक का आंदोलन था। शिक्षक संघ में तमाम भारी संख्या में लोगों ने जहाँ पे जिलाधिकारी के यहाँ प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए नगर मजिस्ट्रेट ने इसका ज्ञापन स्वीकार किया है। हालांकि देखना होगा इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है। तो शिक्षक संघ के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं। सर्वप्रथम जाने क्या नाम आपका सर? मैं संजीव कुमार मिश्रा जी, मंडल महामंत्री विशेष बीटी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन देवी पाटन मंडल। आज आप लोग भारी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, अपनी कोई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांगे? जी, हमारी ये मांग है, टीटी परीक्षा जो सरकार ने देने के लिए अनिवार्य किया सभी के लिए, इसके विरोध में हम लोग उतरे हैं। ये परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जब हमारी भर्ती हुई है तो हम सब बहुत सारे शिक्षक हैं, उस समय तत्काल जो परीक्षा हुई थी उसको हम लोग दे के और तब आए हैं, भर्ती हुए हैं। तो अब हमारी हर स्टेप पे परीक्षा ली जाए, इसका कोई औचित्य नहीं है। हम परीक्षा लेने वाले लोग हैं, 20 साल से हम लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं। हर साल आप हमारी हर स्टेप पे परीक्षा लेंगे, ये हमारा अपमान है, ये शिक्षकों का अपमान है, ये हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है। परीक्षा की बात नहीं, परीक्षा हमारा हर शिक्षक पास कर लेगा। इस बार जो भी पिछली बार जो टीटी परीक्षा हुई फरवरी में, उसमें हमारे सीटेट उसमें हमारे बहुत सारे शिक्षकों ने निकाला भी है उस परीक्षा को। मैंने स्वयं निकाल दिया है उस परीक्षा को, और उसके बाद भी मैं आंदोलन को समर्थन दे रहा हूं अपने साथियों के लिए, क्योंकि संगठन में हूं और अपने साथियों के हित के लिए, अपने साथियों के साथ मैं खड़ा हूं कदम से कदम मिला करके कि ये अन्याय है तो है, इसको वापस होना चाहिए। सर्वप्रथम क्या नाम आपका? मेरा नाम अमर यादव है, जिला अध्यक्ष अटेवा। आज हम लोग पूरे देश में अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले पूरे देश में सड़कों पे उतरे हैं। हमारी एक मांग है कि टेट अनिवार्यता मुद्दे पर केंद्र सरकार अध्यादेश लेके आए। पूरे देश में 25 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। 25 लाख शिक्षकों का भविष्य और 25 लाख शिक्षकों का परिवार आज सड़क पे है, लेकिन हमारी सुनवाई करने वाली कोई सरकार हम पे ध्यान नहीं दे रही है। आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। अगले महीने हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और फिर जून में हमारा संसद घेराव का कार्यक्रम है। और सरकार से हम इतना निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम जो 20 साल 25 साल शिक्षक पढ़ा चुके हैं उनकी परीक्षा न ली जाए, क्योंकि आज जितने भी ज्ञाता सरकार में बैठे हैं ये उन्हीं शिक्षकों की देन है। और आज ऐसा कानून बना के केवल विभागों का निजीकरण किया जा रहा है। ये एक पूंजीपतियों की साजिश है और मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि केंद्र सरकार तत्काल इस पे अध्यादेश लाए, क्योंकि 2 साल का समय मिला था और 1 साल पूरा हो गया। टीटी अनिवार्य कर दिए इसी के विरोध में। जी, जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो उस टाइम में नहीं था, इसका हम विरोध कर रहे हैं। बाकी और विभागों में भी नहीं लागू है।
क्या एक आईएएस जो है यूपीएससी अब क्लियर कर पाएगा, जो आज के 20 साल 25 साल पहले नौकरी पाए हैं, उनको आज फिर से कहा जाए कि आप फिर से क्वालिफाई करिए, है ना। तो ये जबरदस्ती है, इसका हम विरोध करते हैं। सारा प्रयोग तो अपनी मांगे आपने क्या रखी हैं? यही टीडी खत्म किया जाए क्या यदि सरकार इस पे अपना कोई बदलाव नहीं करती, अगला कदम क्या होगा आप लोग? हम लोग विरोध करेंगे इसका सर जी। और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे जी। अभी आपने फिलहाल प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए नगर मजिस्ट्रेट का ज्ञापन सौंपा है जी। क्या आश्वासन देके गए हैं? अभी कुछ उन्होंने बताया है कि इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? उन्होंने प्रतिक्रिया अभी कोई नहीं दिया, ज्ञापन ले लिया? ज्ञापन ले लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस हमारी मांगे पहुंचाएंगे डीएम तक आगे। कोई समय निर्धारित आप लोगों के द्वारा किया गया, कब तक आप लोग इंतजार करेंगे इसके जवाब का? 1 महीने इंतजार अभी 1 महीने की समय सीमा आपके द्वारा निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? अर्चना सिंह। अर्चना जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? गोंडा की। आज आप सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी का ज्ञापन सौंप रहे हैं, मांगे जो टीटी को लेके हैं जी। क्या बदलाव चाह रही है इसमें? बदलाव चाह रहे हैं 2010 से पहले जितने शिक्षक लोग थे टीटी से उनको छूट दी जाए, उनको क्वालिफाइड के लिए ना कहा जाए। हाँ ना कहा जाए, क्योंकि जब उन्होंने उनकी नियुक्ति हुई थी, वो ड्यूटी किए थे, तब ऐसा कोई वो नहीं था प्राविधान। हाँ, जितनी अहर्ता होती है उतना उन्होंने पास किया जी। ये ऊपर से थोपा जा रहा है अलग से। 2015 से लागू हुआ है, तो इस टीचरों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है और सारा कार्य करते हुए जिसकी सर्विस बता रहे हैं कि 2 साल के अंदर टीटी नहीं पास किया तो निकाल दिया जाएगा। ये कहाँ का नियम है? और किसी विभाग में लगाएं। रुक करेंगे अगली खबर का। हापुड़ के बहादुरगढ़ से सामने आई एक वीडियो ने राजनीतिक मर्यादा पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप सिंह के बयान को लेकर विवाद चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व मंत्री मदन चौहान की अभद्र भाषा ने मामले को और तूल दे दिया। बहादुरगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री मदन चौहान कैमरे पर आपत्तिजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते नजर आए। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप सिंह पर प्रधानमंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी के जवाब में मदन चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया दी, लेकिन उनके शब्दों ने राजनीतिक संवाद की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर किसी के बयान से असहमति थी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई या लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताया जा सकता था, लेकिन इस तरह की भाषा सार्वजनिक जीवन में स्वीकार्य नहीं मानी जाती। हमारा परिवार है, हमारे लोग हैं सब। जी जी। भाई ये गाली कैसे दे देंगे हमारे सामने? क्या हैसियत है इनकी? क्या है ये? उनके टुकड़ों पर, बीजेपी के टुकड़ों पर पलने वाला आदमी कोई गाली देगा, साले के मुंह में मूत देंगे हम। किसे गाली दी थी मंत्री जी? प्रधानमंत्री को दे रहा, बीजेपी को दी, फिर प्रधान ने कहा ये शब्द नहीं बोले। ये कौन दे रहा था? ये भानु दे रहा था। ये भानु, इसकी क्या है? टुकड़ों पर एक दिन नजर टेढ़ी हो गई तो साले का पता भी नहीं चलेगा किधर गया। पूरी यूनियन को खराब कर रहा है। भाई जो टुकड़ों में पल रहा हो, योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, देश को चला रहे हैं, जनता को चला रहे हैं, पूरा अनुशासन, पूरी सुरक्षा कर रहे हैं। ये उन्हें माँ बहन की गाली दे रहा, इसकी क्या हैसियत है? जब आपने रोका था क्या बोले वो? कह रहे प्रधानमंत्री को गाली, तू कैसे देगा? अगली खबर राजधानी देहरादून से है। देहरादून के गुनियाल गांव में एक बार फिर अवैध शराब के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जागरूक युवाओं ने हिम्मत दिखाते हुए एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके पास से बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई। गुनियाल गांव में युवाओं ने अवैध शराब बेचने वाले एक व्यक्ति को उस वक्त पकड़ लिया जब वो घर घर जाकर शराब बेच रहा था। तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 100 पौवे बरामद हुए। ग्राम प्रधान और वरिष्ठ नागरिकों की मौजूदगी में मौके पर ही पूरी शराब को नष्ट कर दिया गया और आरोपी को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि यही व्यक्ति करीब 15 दिन पहले भी पकड़ा गया था और उसे पुलिस के हवाले किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो दोबारा उसी तरह का अवैध कारोबार करता नजर आया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश और पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह अवैध धंधा युवाओं और समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। जनपद गोंडा के धानेपुर थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं और पीड़ित पक्ष एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहा है। धानेपुर थाना क्षेत्र के बग्गी रोड स्थित न्यू मेडलाइट अस्पताल में
दो वार्ड बॉय के बीच ड्यूटी को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट और खूनी संघर्ष में बदल गई। इस दौरान आनंद पांडे की मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पक्ष के 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन दूसरे पक्ष का आरोप है कि पूरी कार्रवाई एक तरफा की गई। अनुपम शुक्ला का कहना है कि विपक्षी सत्य प्रकाश शुक्ला ने पहले से ही 30-40 लोगों को बुला रखा था, जिन्होंने उनके चाचा त्रिभुवन शुक्ला पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में त्रिभुवन गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। पीड़ित के पिता पवन शुक्ला का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की और उल्टा उनके परिवार के 2 बच्चों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। बात करें अभी हाल ही में एक दिन पूर्व आपने सोशल मीडिया पे तमाम समाचार माध्यम से घटना देखी हुई, जो धानेपुर में 2 पक्षों में विवाद को लेकर हॉस्पिटल में 2 ही सहकर्मी थे और ड्यूटी तैनाती को लेकर कुछ विवाद होता है और विवाद इतना को उग्र हो जाता है कि 2 पक्षों में जमकर मारपीट होती है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, एक व्यक्ति अभी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती है ICU में ON पांडे के यहाँ, जिसकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, जिसके विषय में परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या घटना हुई है और किन विवादों के चलते इस घटना ने इतना बड़ा उग्र रूप ले लिया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विनोद कुमार शुक्ला है। ये घटना जो हुई है कल कितने बजे की घटना है? जी 9 बजे की बात है रात। किस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ? दोनों में आपस में वैसे कुछ बात कहा सुनी हुई, उसके बाद में बात धीरे धीरे बढ़ती गई। जो विपक्षी था सत्यप्रकाश शुक्ला, जो रमापुर श्याम का निवासी था, उसने बच्चे को मेरे अस्पताल में भी मारा। उसके बाद में बोला कि नीचे उतर के आओ, मैं आपको काट करके नाहर में फेंक दूंगा, जिसको बुलाना उसको बुला लो। मेरे बेटे ने नीचे उतरने की कोशिश नहीं किया। उसके बाद में उन्होंने अपने पूरे गांव वालों को फ़ोन कर दिया, नात रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया और लगभग 30-40 आदमी आ गए। तब मेरा बेटा हमारे चाचा को फ़ोन किया, मेरे भाई को फ़ोन किया। उसके बाद में वो बोले कि मैं आ रहा हूँ। जब तक वो आए तब तक उनके पूरे आदमी आ चुके थे और मेरा भाई समझ नहीं पाया। उसके बाद में लोग बैठे थे और तुरंत मारना शुरू कर दिए। इतना चाकू मार दिए हैं कि यहाँ सर पे चोट लग गई है, फिर लगभग 1 इंची घाव हो गया है। उसके बाद में यहाँ आँख पे सूजन, आँख पे चोट लगी है, सीना पे चोट लगी है और मेरा भाई बेहोश ही पड़ा हुआ है। और वो लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों ने चाकू मारा। चाकू उन लोगों ने पूरा धारदार हथियार के साथ में शस्त्र के साथ में आए हुए थे और मेरा भाई समझ नहीं पाया, बीच में आ गया, तुरंत इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। सर उधर से व्यक्ति की मौत हुई है? हाँ, कहते हैं सर कि उस तरफ व्यक्ति की मौत हुई, लेकिन मेरे पास दो ही थे क्योंकि मेरा भाई जान नहीं पाया, वहाँ पहुँच गया। तो 2 आदमी कैसे मार सकते? मेरा बेटा अंदर था, उसको वहाँ मार रहे थे और मेरा भाई जैसे नीचे पहुँचा, पैसा लिए हुआ था तो 3 लाख रुपया। कौन लिया हुआ था? वो जो वहाँ पे उसका मेरा भाई छोटा चाचा, जो जिसके पास फ़ोन किया था लड़की ने मेरे। अच्छा। त्रिभुवन शुक्ला जो इस समय ICU में एडमिट है। हाँ, जो ICU में एडमिट है, ON पांडे जी के यहाँ। रामनगर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। रामनगर में अंबेडकर जयंती के अवसर पर शहर का माहौल पूरी तरह से बाबा साहब के रंग में नजर आया। अंबेडकर आयोजन समिति के तत्वाधान में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य बाजार तक पहुंची। इस दौरान विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लिया। वहीं समिति अध्यक्ष रेवीराम ने कहा कि बाबा साहब का संदेश शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हमें उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए और उनके जीवन को आदर्श बनाना चाहिए। आज देश में संविधान खत्म हो रहा है और हम चाहते हैं कि भाईचारा बने, देश में एक माहौल बने कि भाईचारे का माहौल बने। बाबा साहब का जो मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित तो हैं लेकिन आज संगठित नहीं है और संगठित नहीं हो रहा तो संघर्ष नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश में शांति कायम हो, जो अराजकता का माहौल पूरे देश के अंदर हो। और बाबा साहब ने कहा था कि समता, समानता, न्याय, बंधुत्व, तो उसका हम लोग काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। हमें सभी वर्गों के लोगों का चाहते हैं कि सभी लोगों में शांति हो, एक अच्छी सोच हो, अच्छी विचारधारा हो। इसलिए हम लोग आपका विशेषकर मीडिया का विशेषकर हम लोग धन्यवाद देते हैं और
ये पैगाम ये देना चाहेंगे, बाबा साहब ने जो बहुजन समाज की 85% के साथ, इसमें आज हमारी झांकियों में सभी महापुरुष हैं। ज्योतिबा फूले जी, साहू जी महाराज और फातिमा शेख जो पहली मुस्लिम शिक्षिका हैं, सावित्रीबाई पहली शिक्षिका हैं। और देखिए आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे साथ शिल्पकार समाज है, पीछे आपके वाल्मीकि समाज पहली बार खुलकर इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहा है। तो हम पूरे क्षेत्र को SC ST OBC सबको एक करने के बाद ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बाबा साहब की मानवतावादी विचारधारा है वो आगे बढ़े। सबको शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, मानव एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए। ये इस नारे के साथ आज हम पूरे बाजार में घूम रहे हैं। शाम को हमारा कार्यक्रम 2 बजे से नगर पालिका प्रांगण में। पूरे देश के साथ साथ जनपद हापुड़ में भी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बेहद ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई। शहर से लेकर देहात तक हर तरफ नीले झंडों और जय भीम के नारों की गूंज सुनाई दी। इस अवसर पर राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भंडारों का आयोजन किया, जहां राहगीर और जरूरतमंदों को प्रसाद वितरित कर भाईचारे का संदेश दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी ने कैंप लगाकर झांकियों पर पुष्प वर्षा की और झांकियों में सम्मिलित लोगों को प्रसाद वितरण किया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हापुड़ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। देखिए, आज 14 अप्रैल डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जन्मदिन है और समाजवादी पार्टी के द्वारा एक कैंप लगाकर तो पुष्प वर्षा की गई है और पानी वितरण का कार्य किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार जनपद हापुड़ की तीनों विधानसभाओं में सभी सेक्टर और जोनों पर जहां जहां कार्यक्रम नियुक्त किए गए, पूरे तीनों विधानसभाओं में कार्यकर्ता हमारे कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी क्रम में जो हापुड़ विधानसभा है उसके तेजपाल प्रमुख जी द्वारा इसके कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है और यहाँ पुष्प वर्षा कर और पानी वितरण का कार्य किया। देखिए, आज 14 अप्रैल है, भारतीय संविधान निर्माता भारतीय रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की आज जयंती है, जो पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। और उसी क्रम में आज हापुड़ जनपद में हमारे जिलाध्यक्ष जी भी यहाँ हैं, पूरी कमेटी के द्वारा यहाँ कैंप लगाकर जो भी यहाँ झांकियाँ निकल रही हैं, पद यात्री हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है और जलपान की व्यवस्था है। और जो आज हम इस खुले में सांस ले रहे हैं, ये जो हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा था उसकी वजह से ले रहे हैं। समानता का अधिकार दिया है। मैं बाबा साहब को मैं बार बार नमन करता हूं और इस दिन को मैं बहुत ही धूमधाम से मनाता हूं। और तमाम अपने युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का जो त्याग, बाबा साहब की जो सोच थी, बाबा साहब का जो आने वाले भारत को देखना चाहते थे, उस बाबा साहब की सपनों को साकार कर दो। और जो इस संविधान को बदलने का प्रयास करते हैं, जो इस संविधान को कुचलने का प्रयास करते हैं, जो इस संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को बदल दो और यहाँ संविधान के रक्षक को सरकार ले आओ। उन लोगों की मदद और तमाम लोग आप सड़क पर आ चुके हैं। आप देख रहे हो, ये एक तरफ है संविधान को मानने वाले, एक तरफ है संविधान को छेड़छाड़ करने वाले। तो ऐसे आज के ये सैलाब बताता है कि आने वाले 2027 माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और इस प्रदेश और देश में जनता खुशहाल रहेगी। और आज मैं बहुत ही इस पर्व को की तरह मना रहा हूँ और तमाम हमारे कार्यकर्ता धूमधाम से मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मनाई गई। शहर से लेकर देहात तक हर तरफ नीले झंडों और जय भीम के नारों की गूंज सुनाई दी। हापुड़ के चप्पे चप्पे पर एकता और सम्मान का संदेश देखने को मिला। सुबह से ही विभिन्न संगठनों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण का सिलसिला जारी रहा। पूरा शहर बाबा साहेब के रंग में नजर आया। वहीं इस अवसर पर कई स्थानों पर भंडारों का भी आयोजन किया गया, जहां राहगीरों को प्रसाद भी वितरित किया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हापुड़ देहात पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया और जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। वहीं इस मौके पर समाज सेवी राहत चौधरी ने मीडिया से बातचीत की। देखिए दीपक कश्यप की ये रिपोर्ट। मौजूदगी इस समय जनपद हापुड़ के ग्राम ट्याला में है। यहाँ आप देख सकते हैं धूमधाम के साथ बाबा साहब की जो जयंती मनाई जा रही है। यहाँ कुछ लोग जो गांव के हैं वो मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरह से जो बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। मेरा नाम राहत चौधरी है। आज जो है बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, कहाँ मनाई जा रही है और क्या ये कार्यक्रम? देखिए, पूरे कस्बे के अंदर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती मनाई जा रही है, सभी लोग शामिल हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो।
क्योंकि बाबा साहब का जो योगदान है वो सभी के लिए था और पूरे देश को जो बाबा साहब ने दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता, वो सदा अमर रहेगा। जो संविधान में बाबा साहब ने आर्टिकल 26-29 के अंदर जो भारत के लोगों को समानता का अधिकार दिया, एकता का अधिकार दिया, वो कभी नहीं खत्म होगा। कुछ नफरती ताकतें बेशक इसको मिटाने की कोशिशें करती हैं, लेकिन जब तक बाबा साहब के सिपाही जिंदा हैं वो इसके संविधान पर बिल्कुल आँच नहीं आने देंगे और संविधान को देश संविधान से चलेगा, ना के लाठी डंडे से। मेहताब नाम है, मेहताब अली। मेहताब जी, कहाँ पे कार्यक्रम मनाया जा रहा है और जयंती जो है कैसे मनाई जा रही है? पूरे गांव में ही कार्यक्रम मनाया जा रहा है और जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाई जा रही है, सबके सहयोग के साथ मनाई जा रही है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे इसको? बस बाबा साहब का जो संदेश है वही संदेश आगे देना चाहेंगे। शिक्षा को अपना लो, शिक्षा को आम कर दो, समानता से जिंदगी जियो और भेदभाव की जो भी नीति है उसके विरुद्ध खड़े हो जाओ। ये बाबा साहब का संदेश है, यही गाँव के लिए देना चाहते हैं। खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।